नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अब दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि ये जो गुजरात लॉबी है ये इंदिरा गांधी से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है, रसूखदार है, दौलत है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर की जहाँ तक बात है। और ये रात को दिन कर देते हैं, दिन को रात कर देते हैं, जो चाहे कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर महीने भर से ये अडानी कांड को क्यों नहीं दबा पाए? क्यों ये पूरा अडानी गेट जो है इनके हाथ से निकल गया, इनके कंट्रोल से बाहर हो गया? और इतना बाहर हुआ कि उसमें मोदी जी घिरने लगे, सरकार पर कहीं ना कहीं आंच आने लगी। और सच पूछिए तो मैं कहूँगा कि ये जो साल है, ये जो बरस है 2024 मई तक, ये मोदी जी के करियर का सबसे कठिन और मुश्किल वक्त है। आप कह सकते हैं अग्नि परीक्षा का वर्ष है। और स्थिति देखिए कि अडानी कांड को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस से मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंडिपेंडेंट जांच करा रहा है कि अडानी के जो लिंक्स हैं विदेश में, जो पैसा आया उसकी जांच होगी, जो सरकारी एजेंसियां हैं जिसकी लगाम मोदी और अमित शाह के हाथ में, उनकी भी जांच होगी और इंडिपेंडेंट पैनल जांच करेगा जिसमें मोदी और अमित शाह का दखल नहीं होगा, ये चीफ जस्टिस ने कह दिया। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ विपक्ष कह लीजिए, जिसमें आम आदमी पार्टी है और राहुल गांधी हैं, जो मानने को तैयार ही नहीं है कि अडानी और मोदी अलग अलग हैं। आज भी राहुल गांधी ने कहा और डंके की चोट पे कहा कि मैं ये सवाल तब तक उठाऊंगा जब तक मोदी सफाई नहीं देते, ये नहीं बताते इस मुल्क को कि उनके अडानी से रिश्ते क्या हैं। तो विपक्ष की कोशिश है कि अडानी के तार मोदी से जोड़े जाए। और यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब गौतम अडानी मोदी जी के गले की हड्डी बन रहे हैं। और सवाल यह है कि जिस तरह का मॉडल है अडानी का और जिस तेजी से वो डूब रहा है, कि अगर अडानी डूबे तो फिर मोदी जी का क्या होगा? और सवाल यह भी है कि फिर गुजरात लॉबी कहां खड़ी होगी 2024 में? अब दोस्तों, एक तरफ ये ईमानदार जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, बड़ी ईमानदार छवि है, पारदर्शिता रखते हैं। ये पीछे पड़ गए कि भाई जांच तो इंडिपेंडेंट होगी, सरकार का पैनल नहीं होगा, मेरा पैनल होगा। और जस्टिस साहब जो हैं, जज साहब, वो खंगालना चाहते हैं कि अडानी की कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। शेयर मार्केट में दाम 10 गुना 100 गुना कैसे बढ़ गए? क्या मार्केट मैनिपुलेशन एजेंसियां क्या कर रही थी? तो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का रोल सामने आएगा, मोदी सरकार का भी रोल सामने आ सकता है। ये एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत है कि एक और साहब है जिनको ना अडानी मैनेज कर पाए, ना रिलायंस मैनेज कर पाई, ना सरकार मैनेज कर पाई, और वो ये साहब है। ये भी जिद्दी कम नहीं। इन्होंने भी आज जिद ठान ली कि जब तक मोदी सफाई नहीं देते हैं अडानी पर, तब तक संसद का घेराव जारी रहेगा। संसद का नहीं, सड़क से संसद तक की लड़ाई जारी रहेगी। ये आज उन्होंने ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने। अब ये भी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि राहुल गांधी या विपक्ष कह लीजिए तार ढूंढ रहा है मोदी और अडानी के बीच में। वो तार क्या है? उन तारों को जोड़ना चाहता है, कड़ियों को जोड़ना चाहता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है मोदी जी की, जहाँ तक साख का सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ी एक मुसीबत है, और वो मुसीबत है अडानी ग्रुप का अपना बिजनेस मॉडल। और वो मॉडल ये है जो डेट है, कर्जे का मॉडल है। और ये कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कर्जे की जो सुइयां घूमती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। खरबों रुपए का कर्जा है। सवाल इस बात का है कि ये जो कर्जा बढ़ता जा रहा है इस मंदी के दौर में, जब रीढ़ टूट गई है अडानी की सारी कंपनियों की, औंधे मुंह गिरी है शेयर मार्केट में, क्या अडानी इस कर्जे से उभर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस कर्जे से अगर वो उभर गए, अपने को संभाल लिया, तो कहीं ना कहीं राहत गुजरात लॉबी को होगी, कहीं ना कहीं राहत मोदी को होगी। तो एक बार ये मॉडल देखते हैं कि किस तरह से भंवर में फंसते जा रहे हैं अडानी, और अपने साथ साथ साहब को भी फंसा रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी की एक और दिक्कत कह लीजिए, अब वो चाहे इत्तेफाक से हो या जैसे भी हो, दुर्भाग्य हो, कि मोदी जी ने जिनकी पीठ पर हाथ रखा,
यानी अडानी जी का जो बिजनेस मॉडल है वो कर्जे पे खड़ा है, डेट पर खड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा मॉडल है कि ज़रा सी भी अगर कर्जे की चेन, उधार की चेन, लोन की चेन फंसी या कंपनी के ज़रा से लॉसेस बढ़े तो ये मॉडल बड़ी तेज़ी से कंपनी को नीचे ले जाने लगता है। जिस तरह से शेयर मार्केट में प्राइस कर रहे हैं, मैं बहुत आपको सहजता से समझाने जा रहा हूँ। अगर इसको आप समझ लेंगे तो एक कहानी समझ में आ जाएगी अडानी की कि मोदी परेशान क्यों है और गुजरात लॉबी जो इतनी ताकतवर लॉबी है इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। तो मॉडल में ही खामी है, मॉडल डेट मॉडल है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जनवरी 2023 से और मार्च 2024 तक यानी एक साल में अडानी साहब को $2 बिलियन का कर्ज चुकाना है, किस्तें देनी है, किस्तें भरनी है, $2 बिलियन। अब इसके लिए जो कशमकश है वो हो रही है। दिक्कत यह है कि अडानी साहब का जो मॉडल है वो कैश मॉडल नहीं, उनके पास कैश कम है, कर्जा ज़्यादा है। यानी बैंक से कर्जा लिया, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बैंक से कर्जा लिया, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और बैंक में किसका पैसा है? हम और आपका। यही मॉडल था। हो क्या रहा है कि ये जो $2 बिलियन दे रहे हैं ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अभी तो वो कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास जो रिज़र्व है, कैश रिज़र्व है Q3 रिज़र्व में 31,646 करोड़, 31,000 करोड़ उनके पास रिज़र्व है। देना कितना है? $2 बिलियन। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और देख लीजिए। अडानी साहब को इस $2 बिलियन के अलावा $500 मिलियन 3 बैंकों को भी देना है, प्रीपे करना है। कौन कौन से बैंक हैं? फॉरेन बैंक्स हैं, बार्कलेज बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ड्यूश बैंक है। अब ये 3 बैंक हैं। ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो जितनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रेडिट घटा देंगे, कहीं ना कहीं रेटिंग्स घटा देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, वो हाथ खींच लेंगे। वैसे भी दुनिया की बड़ी कंपनियां जो पैसा देती हैं, लोन देती हैं, वो हाथ धीरे धीरे अडानी से खींच रही वापस। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस अडानी को पिछले 1 महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 12 लाख करोड़ रुपए का, वो ये कर्जा कैसे भरेगा और कौन मदद करेगा? कितनी बार सरकारी बैंक मदद करेंगे और क्या सरकार अब हिम्मत कर पाएगी पीछे खड़े होने की? बहुत बड़ा सवाल है और यही असली संकट है, कर्जा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 3 अहम सवाल हैं अडानी कांड पर देश के सामने, हमारे आपके सामने। सवाल नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू करने जा रही है, क्या वाकई इस इंक्वायरी में अडानी का जो साम्राज्य है, किस तरह से बाहर से पैसा आया, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या काला धन लगा है, क्या उनके जो भाई हैं विनोद अडानी, जिनके ने एक रहस्य की चादर ओढ़ रखी है, जिसको अडानी ये तो कहते हैं, गौतम अडानी, कि मेरे भाई हैं, लेकिन कहते हैं मेरे बिजनेस से दूर हैं, इनका कितना पैसा लगा और ये अडानी क्या काम करते हैं? क्या ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि विदेश से पैसा आ रहा था? बहुत बड़ा सवाल है। और फिर क्या मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा था? क्या रिगिंग हो रही थी? क्या शेयर मार्केट में शेयर के भाव को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से अडानी दुनिया के दूसरे सबसे रईस आदमी एक समय में हो गए थे? तो क्या ये पोल खुलने जा रही है? दूसरा, अगर ये पोल खुली तो फिर अडानी का जो बिजनेस मॉडल है, क्या फिर बाकी बैंक हाथ खींच लेंगे? और अगर हाथ खींच लिए बैंक ने तो अडानी का जो कर्जा है, जो बकाया है, उसकी किस्तें कौन भरेगा? और किस्तें नहीं भरी जाएंगी तो फिर बिजनेस का क्या होगा? ये और बिजनेस अगर गड़बड़ाता है, सवाल उठते हैं, तो फिर मोदी और अडानी के जो रिश्ते हैं, जिनको अलग करना, दूर करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जहाँ जहाँ मोदी गए, अडानी साथ साथ गए। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग कर रहे हों, वहाँ पर स्टेट बैंक की चेयरमैन भी बैठी हैं, अडानी जी भी बैठे हैं, मोदी जी भी बैठे हैं। वो बांग्लादेश गए तो पीछे पीछे अडानी पहुंच गए, ठेका मिल गया। मोदी जी श्रीलंका में अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ भी अडानी को कुछ ना कुछ मिला। अगर मोदी जी इजराइल जा रहे हैं तो अडानी भी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी हैं वहाँ साए की तरह अडानी। तो सवाल ये है कि अगर साए पर सवाल उठे तो फिर मोदी जी का क्या होगा
और एक ऐसे वक्त पे जब चुनाव हो रहे हैं, ये सारे सवाल, मुझे लगा कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा एक्सपर्ट आना चाहिए जो अखबार पढ़ के आपसे डिस्कशन ना करे, जो सुनी सुनाई बातें आपको ना बताए। एक ऐसा एक्सपर्ट जो हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो जिसने खुद खुलासा किया हो अडानी की कंपनियों का हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले, जिसने बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक अडानी के जो ऑपरेशंस हैं उनको खोला हो, जिनकी खबरों पर विपक्ष ने विधानसभा से लेकर और संसद तक सवाल उठाया हो। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे ही एक्सपर्ट को आपके सामने लाऊं, और पहले भी मैं लाया हूँ। मैं आपको सीधे रवि नायर, इनसे रूबरू कराऊंगा, और ये जो सवाल मेरे आपके जहन में हैं इनका जवाब ये देंगे, एक्सपर्ट ऑन अडानी। और अडानी साहब इनसे घबराते हैं, मुकदमा भी किया इन पर डिफेमेशन का। तो एक ऐसे शख्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे गोदी मीडिया के किसी चैनल में, अखबार में। रवि नायर के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जड़ में क्या है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि नायर साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने और प्रांजय गुहा ठाकुरता, ये जो दो वरिष्ठ पत्रकार हैं फाइनेंस पे काम करने वाले, इन दोनों ने अडानी की का जो इन्वेस्टिगेशन है सबसे पहले वो लाइमलाइट में लेके आए। और इनकी जो स्टोरी थी अडानी की कंपनियों में जो गड़बड़ हो रहा था, सबसे पहले रवि नायर और प्रांजय जी की जो खबरें थी उस पर पार्लियामेंट में हंगामा मचा। तो ये बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल यहां जरूर करूंगा रवि नायर साहब, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट जांच करेगी, और एक ऐसी इंडिपेंडेंट जांच होगी जिसमें मोदी और अमित शाह के कोई आदमी नहीं होंगे। उन्होंने पहले ही सरकार का पैनल खारिज कर दिया, अपना पैनल होगा। अब इंडिपेंडेंट जांच होगी। आप क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बरसों से अडानी की कंपनियों को, आप पे मुकदमे भी हुए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अगर ये इंडिपेंडेंट जांच हुई, अगर इंडिपेंडेंट जांच शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो क्या हम ये मान लें कि अडानी का संकट बढ़ने जा रहा है? क्योंकि कंपनियों में क्या लूप होल हैं, क्या गड़बड़ है, इरेगुलरिटी है, और अगर इरेगुलरिटी है तो क्या फिर मुश्किल बढ़ने वाली है अडानी की? रवि साहब, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ तो, और सही तरीके से हुआ तो, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुआ तो अडानी ग्रुप का मुसीबत बिल्कुल बढ़ जाएगी। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन। दो तीन कारण बता दीजिए। हाँ जी, ब्रीफ में। सबसे पहले आपको पता होगा, अब बहुत सब लोगों को पता है आजकल दैट अडानी के बहुत सारे ऑफशोर कंपनीज है, लाइक मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, वैसे बहुत सारे कंपनीज है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2014 और 2019, 2014 सितंबर से लेके 2019 दिसंबर तक इसी कंपनी, अडानी की कंपनीज करीब $3 बिलियन, 3 बिलियन अडानी की जी। 3 बिलियन डॉलर अडानी की इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। ये पैसा कहां से आया जी? कहां से इस आया? पे इन्वेस्ट कहां से आया? अडानी को सफाई देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अडानी का जो आपका क्या कहना है कि ये जो पैसा है $3 बिलियन विदेश से आया? क्या ये क्या शक है? अडानी का मॉरिशस कंपनीज और दुबई कंपनीज से आया, साइप्रस से आया। ये सारा अडानी ग्रुप का ही कंपनीज है, मेजरली कंट्रोल्ड बाय हिज ब्रदर, अडानी का जो एल्डर ब्रदर है विनोद अडानी, उनके बड़े भाई। एल्डर ब्रदर, हाँ जी, उनका वो कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज। इस ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे कंपनीज है, उसमें कुछ कंपनीज आप अडानी ग्रुप के एनुअल रिपोर्ट देखोगे, उसमें बताया गया ग्रुप कंपनीज, अडानी ग्रुप का ग्रुप कंपनीज है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। अभी आप जो अडानी ग्रुप ने लास्ट ईयर एसीसी और अंबुजा सीमेंट ले लिया, 2 कंपनियां खरीदी जी। हाँ जी। सो इस कंपनीज का आप जो फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, होलसिम का कंपनीज थे, स्विट्जरलैंड कंपनी है, होलसिम से जो एक अंबुजा और एसीसी इन्होंने खरीद लिया था, उसके लिए पैसा जो ट्रांसैक्शन हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था, अडानी कंपनीज में हुआ था। उसमें एक लिस्ट ऑफ कंपनीज है। सो एसीसी ने उसका जो शेयर होल्डर्स को बताया था, एक जो कंपनी लिया था वो एक चेन के थ्रू जाके उसका अल्टीमेट ओनर है वो विनोद अडानी है। अच्छा, अडानी ग्रुप खुद बोल रहा है दैट हिंडनबर्ग का रिप्लाई में, हिंडनबर्ग को जो रिप्लाई दिया गया था, इन्होंने जवाब दिया था उनका रिपोर्ट का, उसमें इन्होंने बताया था दैट विनोद अडानी ग्रुप में एक्चुअली कोई भी पोजीशन में नहीं है।
लेकिन इसका पूरा पैसा एक विनोद रानी का कंपनी से गया और उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो आधिकारिक जी रूप से जो उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है वो विनोद रानी है ना, खुद आई मीन ऐसी पब्लिक डोमेन में है, ये सेबी को पता है। और जो ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कंपनी है वो रजिस्टर्ड है एक टैक्स हेवन में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। अब So, अगर ऐसे बहुत मैं आपको थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं, दर्शकों को मैं और आसानी से समझा दूं, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। आपका जी जो जिस्ट है, आपने जो बताया, आपने ये कहा कि दो कंपनियां अडानी, गौतम अडानी ने खरीदी, एक एसीसी और एक जी अंबुजा सीमेंट, दोनों सीमेंट की बड़ी कंपनियां देश की, ये दोनों एक ही खरीदी। ग्रुप के, और एक ही ग्रुप जी के। हाँ, हाँ एक ही ग्रुप की दो बड़ी कंपनियां हैं, दो बड़े नाम है, ब्रांड है। और ये खरीदी इन्होंने स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉलसिम से, जी स्विट्जरलैंड की कंपनी। और इसका जो ट्रांजैक्शन हुआ, यानी पैसों का जो लेन देन हुआ, वो मॉरिशस में हुआ। और बिल्कुल। आपका ये कहना है कि उस लेन देन के पीछे विनोद अडानी खड़े थे, और विनोद जी अडानी जो हैं वो गौतम अडानी के भाई हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो पैसा है, इसका जो लेन देन है बाहर हुआ, ये मैं कह रहा हूं। जी मॉरिशस में सही हुआ है, था। सही जी है। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, जी सवाल मेरा यह है कि गौतम अडानी ने सफाई दी है, उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि भाई ये विनोद अडानी कौन है, तो उनका हाँ हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, सीईओ नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं, तो इनका कोई लेना देना नहीं। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप खोजी पत्रकार हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सपर्ट हैं, आपकी फील्ड है। अगर कोई भी रिश्तेदार भाई अगर वो पैसा देता है और गौतम अडानी उस पैसे के जरिए कंपनी खरीदते हैं, तो इसको जांच एजेंसी कैसे देखेंगी? जांच एजेंसी की नजर में फिर विनोद अडानी क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अडानी ग्रुप ने उनके जो जो उनका जो जवाब है हिंडनबर्ग के लिए 413 पेज का जो जवाब दिया था, उसमें बताया दैट विनोद अडानी बिल्कुल भाई है, फैमिली मेंबर है, लेकिन उनका कंपनी का रनिंग में, कंपनी का जो डेली अफेयर्स है फैसले उसका हैं, जो जी हाँ, जो रनिंग फैसले है होते जी हैं। फैसला है, उसमें उनका कुछ भागीदारी नहीं है। लाइक ही इज नॉट अ डायरेक्टर और कंपनी का कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। इसे इसमें एक इश्यू है, मैं पहले बताया था दैट उनका कोई अ, हिस्सा नहीं है कंपनी का रनिंग्स में, जी। और ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ द फैमिली ग्रुप। एसीसी हम्म, और अंबुजा सीमेंट जो अभी दो कंपनीज के हम बात कर रहे थे, इनका जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है वो विनोद अडानी है। विनोद अडानी की कंपनी ने लिया है, अच्छा। राइट? दैट इज वन पॉइंट। नाउ विनोद अडानी बहुत सारे कंपनीज मॉरिशस में, सिंगापुर में, दुबई में, साइप्रस में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एंड बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन्स में कंट्रोल करता है। इस कंपनियों से बहुत सारे पैसे, विनोद अडानी की कंपनियों से, मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी का नाम है दैट इमर्जिंग मार्केट, डीएमसीसी, दुबई का है ये कंपनी है, उसका, जी हाँ। कंपनी है जी। आप उसका वेबसाइट में जाओ, एक सिंगल पेज का वेबसाइट जी है, हाँ, जी हाँ, उसमें जी। है वो ट्रेडिंग करता है और विनोद अडानी का कंपनी है, उसमें बताता है कंपनी क्या करता है, कुछ नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन एक साल में इस कंपनी ने करीब 800 मिलियन, सॉरी करीब 600 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप का अदर कंपनीज में इंडिया में निवेश किया था 16 जी, 17 17 18 की टाइम में, मतलब ठीक आप है। एक सवाल ये पूछ रहे हैं, एकदम बहुत लेमैन, क्योंकि ये पैसा नहीं कहां नहीं, से आता है विनोद मैं अडानी के आपसे, पास? आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनका फाइनेंस से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि विनोद अडानी का अगर कंपनी में हस्तक्षेप नहीं है, उनका अडानी ग्रुप में दखल नहीं है, तो फिर वो इतना खरबों रुपए का पैसा क्यों दे रहे हैं? और अडानी ग्रुप को आप ये कहना चाहिए, उनके उनके नहीं वो मार्फत ये तो ठीक पैसा है, भाई क्यों आ है रहा है? ना ना ना, वो दे हाँ सकता है, भाई है। अब वो भाई भाई लोग में, आई मीन ठीक है, भाई भाई लोग हाँ, में आपस में लेन देन होता है, वो ठीक है, मान लिया। हम्म, लेकिन विनोद अडानी का एक्चुअल बिजनेस क्या है? ओके। विनोद अडानी का एक्चुअल बिजनेस क्या है? इतना पैसा विनोद अडानी के पास कहां से आता है? विनोद अडानी इतने सारे कंपनियां चलाते हैं, सारे इस एंटिटीज का, इस कंपनियों का एक्चुअल बिजनेस क्या है? व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल? व्हाट आर द तो क्या बिजनेस? आपको
तो क्या आपको लगता है रवि जी, जब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, इंडिपेंडेंट जांच होगी, तो ये जो सवाल हैं और बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, क्या इनकी जांच होगी और फिर अडानी मुश्किल उनकी बढ़ेगी, अडानी ग्रुप की? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या ये मेरा सवाल सही है? पोल खुल एक्चुअल जाएगी पूरे धंधे की? एक्चुअली और ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ऑल दिस ये सारे पॉइंट्स इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तब अडानी अडानी ग्रुप का मुश्किलें बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगी। मुश्किल है। ठीक है। अब मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप तो देखिए, आप तो जब पूरी रात आप बता सकते हैं, घंटों आप बता सकते हैं, आपका मतलब जितना जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन, उसको तो पार्लियामेंट में भी उसकी चर्चा हुई है। मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक और सवाल। चलिए, आपने कहा कि साहब संकट में फंस सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच करी इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके बहुत रिश्ते अच्छे नहीं हैं मोदी जी से। मतलब वो पहले जैसे जज नहीं है कि जो घुटनों पे आ जाएंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जांच जो सुप्रीम कोर्ट की होगी, ये तो फिर चीजों को दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लूप होल्स हैं वो सामने आएंगे, कंपनी की साख गिरेगी, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी नीचे जाएगा, शेयर मार्केट का परसेप्शन भी ऐसा होगा। अब सपोज करिए कि अगर कंपनी की साख गड़बड़ाती है जांच से, कंपनी पर घेरा मजबूत होता है अडानी ग्रुप पे, तो मैं भी एक खबर पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की, उसमें है कि 2024 मार्च तक, यानी अगले एक साल में 2 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर कर्जा इनको चुकाना है। यानी इन अडानी ग्रुप पे बकाया है जो इनको रिपेमेंट करना है, जिसका मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि ये रिपेमेंट कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है अडानी के लिए इसको रिपेमेंट करना, क्योंकि बैंक ये हाथ खींच लेंगे? दीपक ये $2 बिलियन की बात कर रहा है। मुझे लगता नहीं है इस हो सकता है और दो ज्यादा आई मीन हो। ये $2 बिलियन अगले, हाँ, अगले 2 साल में 2-2.5 बिलियन डॉलर पे करना उनको उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो करने के लिए उनका लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा इनको। अभी तक अडानी ग्रुप का बिजनेस मॉडल क्या था? जहां भी कुछ भी देख लिया उसमें हाथ डाल दिया, और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था, इस गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट। सो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में हाथ डाल दिए, 1-2 साल में, जहां इनका कोई एक्सपर्टीज नहीं था। एयरपोर्ट कैसे हुआ था आपको पता है, एयरपोर्ट में क्या हुआ था पहले मैंने यहाँ एक बार बताया था, पिछली बार आपने बताया हाँ। था। so पिछले साल इन्होंने एक कॉपर 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 मेल्टिंग प्लांट। रिफाइनरी शुरू करने के लिए, जी हाँ हाँ। जी, एक जी प्लांट हाँ। प्लांट के लिए इन्होंने, दूसरे एक एल्यूमिनियम प्लांट के लिए इन्होंने शुरू किया था। जी हाँ। ग्रीन हाइड्रोजन और कोल गैसिफिकेशन, कोल से पॉलिएस्टर क्योंकि बनाएंगे, जहां तक पीवीसी बनाएंगे से। कॉपर कॉपर की बात है, कॉपर प्लांट जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा आप एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, गलत हो तो सही कर दीजिएगा। नहीं, कॉपर इसमें मुझे प्लांट की जो कंप्लीट करने सब दीजिए। जी आई टेक योर हाँ। क्वेश्चन, लेट मी कंप्लीट। हाँ। सो नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैं तो जानकारी दे रहा था एक, कि कॉपर प्लांट की आपने जो बात करी, तमिलनाडु में सबसे बड़ा कॉपर प्लांट अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप का था, जहां हड़ताल हुई वो बंद हो स्टरलाइट गया। जी स्टरलाइट हाँ। तो जब स्टरलाइट स्टारलाइट बंद हुआ तो एक मतलब वैक्यूम हो गया, है ना, डिमांड मिली, और इसलिए एक इन्होंने कॉपर प्लांट लगाया। ये मेरी बात सही है क्या, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ? नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है, जब गवर्नमेंट खुद पुश कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सो जो बैटरीज का जो मार्केट है, और नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसमें जो कॉपर लेड वैसे मिनरल्स का यूज बहुत ज्यादा होगा। सो अडानी ग्रुप ने सोचा होगा एक मौका है, लेकिन बहुत पोल्यूशन होता है उसमें। और एनी हाउ जी, शुरू नहीं नहीं हो हुआ अभी, जी। गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। सो जो हम मैं बोल रहा था पहले वो दैट गवर्नमेंट को जहां इस ग्रुप को जहां एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें हाथ डालते जा रहा है। अभी देख लो, इनके पास अभी 7 एयरपोर्ट्स है, ठीक है जी। इस 7 एयरपोर्ट्स इन्होंने ये बोल के लिया था, इनको जो मिला था वो कैसे, सबको पता है, ये डेवलप करेंगे एयरपोर्ट को। सो इनके जी, सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही है, इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स वैसे ही है इनका। फंसे दैट हुए सब हैं। लोग बोलते हैं एसेट है, एसेट है, एसेट है, एसेट ठीक है, वो एसेट को डेवलप करना चाहिए, तभी उनका रेवेन्यू शुरू होगा। सो अभी इन्होंने जो पिछले महीने जो एफपीओ किया था, जो कैंसिल करना पड़ा, जनवरी में जो एफपीओ किया था वो कैंसिल करना पड़ा। वो
वो एफपीओ पे इन्होंने पहले ही बताया था दैट उसमें से करीब 4.5-5 करोड़ रुपए इनको निवेश करना पड़ेगा लखनऊ एयरपोर्ट का डेवलपमेंट के लिए। जी सो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा ठप जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। सी जब जब एक गवर्नमेंट एक ही एंटिटी को पुश करके इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनका आई मीन उसको देते जाते हैं, ऐसे एक इश्यू आ गया, दिस इज ए मेजर इश्यू है। लाइक क्योंकि उसका एक हिस्सा फेल हो गया, तो अभी देखो 7 एयरपोर्ट इनके पास है, 8वीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट? जी इसका जो डेवलपमेंट इन्होंने बोला 2025 तक कंप्लीट करेंगे, तो होने वाला है नहीं, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका ठप हो जाएगा। बहुत सारे पोर्ट है इनके पास, ठीक है जी, ये पोर्ट्स का डेवलपमेंट ठप हो जाएगा। सो जहां जहां इनको इनको मोनोपोली दिए गए हैं और इनको मोनोपोली बनाने के लिए कोशिश किए गए, ये सारा मुश्किलें अभी बाहर आ रहे हैं ना, इसलिए लोग बोलते रहा दैट वी शुड नॉट क्रिएट मोनोपोलीज इन अ कंट्री। क्या होता है, अभी हम पोर्ट की और एयरपोर्ट की बात किया, इन्होंने बोला था हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। सो उसमें टोटल ने पहले ही बोला था दैट टोटल का 25% हिस्सा था उसमें, उन्होंने कमिट किया था, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, कमिट किया था। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद टोटल ने बैकआउट किया। उन्होंने बोला दैट जब तक इनका कंप्लीट ऑडिटिंग होगा, कंपनी का वर्किंग और जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे है उसका जो रिपोर्ट बाहर जी नहीं आएगा, तब तक हम कुछ निवेश नहीं करेंगे। सो उसमें भी ये हो गया, राइट? जी इनका बहुत बहुत सारे इनका जो प्रोजेक्ट्स है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी का, दैट सोलर, विंड पावर, ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी ऐसा, सो पैसा कहां से जी लाएंगे? जी। अब मैं रवि भाई आपकी दो सवाल मैंने आपसे पूछे। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या मुश्किल बढ़ेगी अगर इंडिपेंडेंट जांच हुई, आपने कहा मुश्किल बढ़ेगी अडानी ग्रुप की क्योंकि बहुत से बिल्कुल लूप बढ़ेगी। होल्स हैं, ये आपने जवाब दिया। जब मैंने कहा कि मुश्किल बढ़ेगी तो फिर ये जो कर्जा इनको चुकाना है $2 बिलियन का साल भर के अंदर, वो कैसे करेंगे? तो उस पर आपने कहा हाँ वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो इनके पास है नहीं। ये आपने कहा, यानी मुसीबत बढ़ती चली जा रही, गिरती चली जा रही। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे, और वो तीसरा सवाल ये कि अगर मुसीबत इतनी अडानी ग्रुप की बढ़ रही है कि वो फंसते चले जा रहे हैं, एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और एक, या आप कह सकते हैं एक चेन रिएक्शन हो रहा है। अगर इस तरह का चेन रिएक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है और ये फंसते हुए दिख रहे हैं, तो क्या इसकी आंच प्रधानमंत्री मोदी पर आएगी? क्योंकि मोदी सरकार ने बकायदा पिछले 7-8 सालों में इनकी बहुत मदद करी, ये हमें दिखता है अखबारों में, हर जगह आप देखिए, पार्लियामेंट की आप स्पीचेस सुनिए, या मोदी जी जहां जहां विदेश में गए। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि साहब आप ऑस्ट्रेलिया जब गए तो स्टेट बैंक की चेयरमैन भी वहीं पर बैठी, एक ही मेज पे, वहीं पर अडानी भी बैठे और मोदी जी बैठे। तो उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी आप उस मेज पे क्यों बैठे जहां अडानी बैठे हैं और स्टेट बैंक की चेयरमैन बैठी है? तो क्या जो $1 बिलियन लोन दिया स्टेट बैंक में, उसके पीछे कौन है? इस तरह के सवाल राहुल गांधी ने उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, कि अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो वहां पर भी कुछ अडानी को मिल रहा है, श्रीलंका में कोई पावर प्लांट है तो अडानी को मिल रहा है, इसराइल से अगर मोदी जी इसराइल जा रहे हैं, संबंध अच्छे हैं, तो वहां भी अडानी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि वो, जी श्रीलंका और हाँ, बांग्लादेश का खुलासा हमने किया था। जी आपने किया था, बिल्कुल नहीं, आपने तो खुलासे दर खुलासे किए हैं, वो तो मैं आपको इसीलिए मैं सलाम करता हूं। मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जंग जारी रहेगी, हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे चाहे 1000 सवाल पूछने लग जाएं, जब तक मोदी सफाई नहीं देते। संक्षेप में मैं पूछना चाह रहा हूं, मोदी क्या घिर गए हैं? आप क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आप सरकारी एजेंसियों को भी देखते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियों को भी देखते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि कहाँ कहाँ फेवर किया गया, कहाँ कहाँ पुश किया सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली अडानी को। तो आपको लगता है कि मोदी जी के लिए आने वाले साल में थोड़ी सी मुसीबतें उनकी भी बढ़ेंगी? ये डिपेंड होगा एक्चुअली, इफ देयर इज अ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका रिपोर्ट पब्लिकली आ गया, टाइम पे आ गया, अगले इलेक्शन से पहले मोदी के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा, ये सिचुएशन मुश्किल होगा, क्योंकि अनड्यू फेवर्स बहुत किया है। वी अनड्यू कैन फेवर्स, पुट अनड्यू अनड्यू फेवर्स फेवर का बहुत। मतलब कि
आउट ऑफ द वे जाके एहसान किया है। जी 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 जी, बहुत सारे। नाउ इसमें ना एक और चीज है, ऑपोजिशन पार्टीज इसको इस इश्यू को कब तक आगे लेके जाएंगे, कितना इस पे प्रेशराइज करेंगे, उस पे जी भी भी डिपेंड देखना होगा, और मीडिया कितना इसको हाईलाइट करेंगे ऑपोजिशन का जो इसको, ये सारा एवरीथिंग डिपेंड, राइट। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट जो भी आएगा और कैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा उस पे भी डिपेंड होगा। कितना ट्रांसपेरेंट होगा। जी जी। नाउ इसमें ना हम एक और चीज सोचना चाहिए। जब भी कोई क्रिटिकल इश्यू पे आप मोदी गवर्नमेंट और मोदी से क्वेश्चन करोगे, आपको कभी जवाब नहीं मिलता उसका। मोदी जस्ट बैक आउट। अब इट फर्स्ट हमने देखा था 2007 में जो करण थापर का इंटरव्यू था, उसमें हमने पहले देखा था, राइट। उसके बाद उन्होंने कभी मीडिया को उसी तरह से फेस नहीं किया, राइट। क्रिटिकल क्वेश्चन जब पूछते हैं तो मोदी लेते नहीं है, जवाब नहीं देते। और क्रिटिकल ओनली क्रिटिकल क्वेश्चंस का नहीं है, जब सिचुएशन क्रिटिकल होता है तब भी एक बाहर नहीं आते। फॉर एग्जांपल कोविड जो कोविड उसका पीक में गया था एंड ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जो रहा था, सेकंड वेव थी, हाँ जी, सेकंड वेव जो थी, जी जी, एंड ऑक्सीजन का कमी हो रहा था। वी कुड नेवर सी आवर प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर, था ही नहीं। जब सारा कंट्रोल हो गया तो क्रेडिट लेने के लिए आ गया, राइट। उससे पहले आप खुद सोच लो, अब नहीं तो मैं गलत हूं तो आप मुझे एक ऐसे उस पीक टाइम में आप मुझे एक वीडियो दिखाओ उनका, जहां ये पब्लिकली बोल रहा है that addressing the nation and saying that okay, नोटबंदी में भी चुप हो गए थे बाद में। Exactly. नोटबंदी। Exactly. So China sitting on Ladakh चाइना में and Arunachal अब Pradesh. अडानी पर भी चुप हैं। So exactly. So जब भी एक क्रिटिकल सिचुएशन आता है और उनको पता है that उनका हाथ है उसमें कुछ बोलता नहीं है। तो मैं समझ गया, आपका जवाब मुझे मिल गया कि अगर मोदी चुप हैं किसी सवाल पे तो समझ लीजिए वो सवाल बड़ा क्रिटिकल है, वो सवाल बड़ा गंभीर है, वो तीर बड़ा भीतर तक जा रहा है। दीपक, जब तक उनको खुद पता है, रफाल का जो इंक्वायरी चला था, ठीक है, जो रफाल का जो केस चल रहा था, जब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनको सफाई नहीं दी, उन्होंने रफाल भी नहीं बोला। The word even he did, now China नहीं बोलते, वैसे he never said the word Rafale, right? You might be knowing that I wrote a book, I and Paranjoy co-authored. आपने किताब लिखी उस पे रफाल पे, the Rafale deal, flying lies. तो दर्शकों को भी बोलूंगा, पढ़ लीजिए आप। मैं बिल्कुल नहीं, मैं वो अगर मेरे पास किताब है तो मैं उस किताब की फोटो जरूर खींच के वो दिखाऊंगा कि आपने जो किताब लिखी उसका भी मैं जरूर, क्योंकि आप जैसे लोग जो मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी रिस्क ले रहे हैं आप, और सलाम है आपकी मेहनत को और हिम्मत को जिस तरह से आप करते हैं। और आपने कम से कम जो खोजी पत्रकारिता है उसके दिए को आपने जलाए रखा है, रोशन रखा है। आप आए, समय कम था, वरना हम किसी दिन तफसील से आपसे बात करेंगे, पूछेंगे और बांग्लादेश की डील क्या थी, अडानी की, श्रीलंका की डील क्या थी। और मैं देख रहा हूँ कि आप इधर हिंदी में अच्छे जवाब भी देने लग गए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, आप आए, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहें, दर्शकों को आप रोशनी देते रहें वहां जहां अंधेरा है, जिन मुद्दों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।